दोस्तों, पूजा अपने एक बेटे महेश और बेटी निम्मी के साथ हंसी खुशी रह रही होती हैं। पूजा जिनके पति का 2 वर्ष पूर्व ही देहांत हो जाता है। अब ऐसे में पूजा अपने बेटे और बेटी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही होती है। इन 2 सालों में कभी भी पूजा के बेटे महेश और बेटी निम्मी को अपने पिता की कमी नहीं हो पाती है, क्योंकि पूजा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगती हैं। उन्हें महीने का 3,500 रुपया आराम से मिलता है, जिससे कि उनके परिवार का खर्चा चल रहा होता है। लेकिन पूजा पति के 2 साल बाद उनका अपने ही कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहते हैं उपाध्याय जी, उनसे उनका अफेयर हो जाता है। अब जैसे ही स्कूल के प्रिंसिपल उपाध्याय जी से पूजा का अफेयर शुरू हो जाता है, तो पूजा अब स्कूल जाना भी बंद कर देती है, क्योंकि उपाध्याय जी कहते हैं कि देखो पूजा, अब तुम्हें स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की देख रेख कर लूँगा। उपाध्याय जी जिनकी पत्नी अक्सर बीमार रहा करती हैं, अब ऐसे में उपाध्याय जी जितनी भी महिलाएं उनके स्कूल में पढ़ाने आती हैं उन पर बुरी नज़र रखते हैं, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो वो उन महिलाओं के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इधर पूजा जिनके पति का 2 वर्ष पूर्व ही देहांत हो जाता है, ऐसे में उन्हें भी पति सुख नहीं मिल पा रहा होता है और एक और पैसे की भी किल्लत रहती है। जो कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं उपाध्याय जी, वो महिलाओं को बहलाते फुसलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर आप हमें खुश करेंगी तो हम आपको खुश कर देंगे। उपाध्याय जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि पूरा इतना बड़ा स्कूल उनका ही रहता है। अब ऐसे में जो पूजा रहती है वो उपाध्याय जी से इतनी ज़्यादा घुल मिल जाती है कि उपाध्याय से कहती है कि ऐसा है उपाध्याय जी, आप हमसे शादी कर लीजिए। जो कॉलेज का प्रिंसिपल रहता है उपाध्याय, वो कहता है कि देखिए, अभी तो हमारी पत्नी जीवित है, भला ऐसे में हम आपसे शादी कैसे कर सकते हैं। लेकिन पूजा जो उपाध्याय पर बार बार दबाव बनाती है, उपाध्याय को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए अब वो अपनी पत्नी को नींद की दवाएं देने लगता है। ओवरडोज होने के कारण उपाध्याय की पत्नी, जिनकी उम्र लगभग 66 प्लस रहती है, उनकी मौत हो जाती है। अब उपाध्याय रोने का नाटक करता है और वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। किसी को कानों कान कुछ पता ही नहीं चलता है। उपाध्याय कहता है कि हमारी पत्नी अक्सर ही बीमार रहा करती थी, ऐसे में अचानक उनकी तबीयत घबराने लगी। जैसे ही मैं उन्हें पानी पिलाने उनके पास गया, तब तक वो ख़त्म हो गई। पुलिस जिसे उपाध्याय पर शक नहीं होता है, क्योंकि उपाध्याय जो शहर का जाना माना एक सभ्य व्यक्ति रहता है। ऐसे में पुलिस वही सुनती है जो उपाध्याय उन्हें सुना रहा होता है। अब पत्नी के 2.5 महीने बाद ही उपाध्याय पूजा से शादी कर लेता है। पूजा बहुत खुश होती है। अब शुरू में तो उपाध्याय और पूजा के साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे पूजा का उपाध्याय से मन भर जाता है, क्योंकि उपाध्याय जिनकी उम्र 67 रहती है। अब ऐसे में पैसों के लालच में पूजा उनसे शादी तो कर लेती है, लेकिन अब उसे पति सुख नहीं मिल पा रहा होता है। अब वो इधर उधर मुंह मारने लगती है। कॉलेज का प्रिंसिपल उपाध्याय जो इन सब चीज़ों से अनजान रहता है, वो तो अपनी आंखें मूंद कर अपनी नई नवेली पत्नी पर भरोसा कर रहा होता है। इधर पूजा जिनकी 5 उंगलियां घी में डूबी रहती हैं, वो कॉलेज के लड़कों के साथ जो भी उसे पसंद आता, नंबर दिलाने के बहाने उन्हें अपने घर पर बुलाती और फिर उनके साथ वो स्वर्ग की सैर करने लगती। लड़कों को भी कोई ऐतराज़ नहीं होता, क्योंकि उन्हें भी एंजॉय हो रहा होता है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, समय बीतता रहता है। इधर जो पूजा की बेटी रहती है महिमा, और बेटा, वो दोनों भी बड़े हो जाते हैं। पूजा अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहती है। अब वो अपनी बेटी की भी शादी खोज रही होती है। भाग्य से
पूजा की बेटी महिमा के लिए एक रिश्ता मिल भी जाता है। अब घर में शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, लेकिन महिमा जो इस शादी से खुश नहीं नजर आती है। लेकिन वो अपनी माँ के सामने कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत करके उन सभी का पालन पोषण किया और मजबूर होकर के उसकी माँ ने एक बूढ़े व्यक्ति उपाध्याय से शादी कर ली, सिर्फ उन लोगों का जीवन संवारने के लिए, उनका फ्यूचर बनाने के लिए। इसलिए महिमा अपने माँ से कुछ नहीं कहती है। लेकिन पूजा अपनी बेटी से पूछती है कि क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। बाकी लड़कियां जिनकी शादी तय हो जाती है उनके चेहरों पर खुशी आ जाती है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनका दूल्हा उनके साथ वो सब कुछ करेगा जो कि वो बचपन से जिस चीज़ का सपना देख रही थी, यानी कि वो अपनी दुल्हन के साथ मिलन करेगा। लेकिन तुम्हें तो अपनी शादी की कोई भी खुशी नज़र नहीं आ रही है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम हमें बता सकती हो। लेकिन महिमा अपनी माँ से बहाना कर देती है और कहती है कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। इधर घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। महिमा का बेटा रहता है महेश, वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, दीदी की शादी भी हो रही है, दीदी अपने घर चली जाएंगी, मैं उनके साथ खेला करता था, ऐसे में मैं बहुत बोर हो जाऊंगा, इसलिए आप मुझे मोबाइल दिला दीजिए, मैं उस पर गेम खेलूंगा। अब अपने बेटे महेश के बहुत कहने पर भी पूजा अपने बेटे की एक नहीं सुनती और कहती हैं कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ पढ़ने लिखने की है, ऐसे में हम तुम्हें मोबाइल नहीं दिला सकते हैं। जब तुम्हारी दीदी अपने ससुराल चली जाएंगी तो तुम कॉलेज के लड़कों को घर पर बुला लिया करना और उनके साथ खेला करना। लेकिन महेश जो मोबाइल की जिद करता है और अपनी मम्मी से कहता है कि वो मोबाइल ले करके रहेगा। पूजा कहती है कि देखो बेटा, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें मोबाइल दिला सकें। इधर महेश, जिसे मोबाइल पर फ्री फायर खेलने की आदत रहती है, वो अपने दोस्तों के मोबाइल पर फ्री फायर खेला करता है। ऐसे में वो अपनी मम्मी से जिद करता है। लेकिन पूजा जो कि शादी ब्याह की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझी रहती हैं कि वो अपने बेटे महेश पर ध्यान ही नहीं देती हैं। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में लगा रहता है। 2 दिन बाद ही बारात आने वाली रहती है। लेकिन पूजा के परिवार में तब हड़कंप मच जाता है जब तिजोरी से महिमा यानी कि दुल्हन के जेवर और पैसे गायब रहते हैं। लगभग 2.5 लाख रुपए की जेवर और 1 लाख नकद गायब रहता है। अब पूजा को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर तिजोरी से पैसे निकाले तो किसने निकाले। और 2 दिन बाद बारात आने वाली है। अब वो अपनी बेटी को क्या पहनाएगी, कैसे उसकी बेटी बिना जेवरों का विदा होगी, पूजा को कुछ समझ में नहीं आता है। इधर महिमा भी परेशान होकर के खामोश बैठ जाती है कि आखिर उसकी माँ ने इतनी मेहनत से सोने के जेवर बनवाए थे, वो सारे जेवर गायब हैं। 2 दिन का समय बचा हुआ है। अब ऐसे में क्या होगा, कहीं बारात दरवाजे से ना लौट जाए। पूजा बहुत परेशान होती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इधर उपाध्याय अपनी पत्नी को और सौतेली बेटी को आश्वासन देते हैं कि उनके रहते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा, बारात दरवाजे से नहीं लौटेगी। वो आश्वासन देते हैं और फिर अपनी सौतेली बेटी के लिए सोनार की दुकान पर जाकर के जेवर बनवाने लगते हैं। जेवर तैयार भी हो जाता है। उपाध्याय उसे घर लेकर के आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों के द्वारा उपाध्याय से जेवर लूट लिया जाता है। उपाध्याय को बहुत चोट भी आती है। अब आनंद फानन में पूजा अपने पति उपाध्याय को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती हैं। पूजा जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक ओर 2 दिन बाद बारात दरवाजे पर आने वाली है, दूसरी ओर घर से जेवर गायब हो गया है। पति जब दोबारा जेवर बनवाने गए, 3 लाख रुपए नकद लेकर के वो जेवर बनवा कर वापस लौट रहे थे तो कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जेवर लूट लिया जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो ना तो खुद को बचा पाता है और ना ही उन जेवरों को। अब पूजा, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा होता है। पुलिस आती है, उपाध्याय का बयान लेती है। अब वो जांच में लग जाती है। जांच शुरू हो जाती है कि आखिर उपाध्याय से किसने जेवर लूट लिए,
अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आता है कि जो घर से तिजोरी से जेवर गायब हुए वो किसने और क्यों चुराए। पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि ना तो घर के अंदर कोई जाता दिखाए और ना ही घर से बाहर निकलता हुआ दिखाए। तो आखिर तिजोरी के जेवर गए तो कहाँ गए। पुलिस वाले पूजा से पूछताछ करते हैं कि आपको किसी पर शक है। तो पूजा कहती हैं कि हाँ, हमारा बेटा महेश, मैंने उसे कई घंटों से देखा नहीं, उसका नंबर भी बंद बता रहा है। अब पुलिस वाले जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है वो पूजा पर भड़क पड़ते और कहते हैं कि देखिए पूजा जी, आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। हो सकता है आपका बेटा महेश ही तिजोरी से जेवर निकाल करके घर से भाग गया हो। पूजा कहते हैं कि हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे मोबाइल लेने की जिद कर रहा था। मैंने कहा कि बेटा, तुम्हारी दीदी की शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें मोबाइल दिला दूंगी, लेकिन मेरा बेटा हर दिन मुझसे मोबाइल की जिद करता। मैं शादी की तैयारियों में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पाई। कई घंटे से मेरा बेटा नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद पुलिस वाले पूजा के बेटे महेश की लोकेशन ट्रेस करते हैं। जैसे ही लोकेशन मिलती है वो लोग महेश को धर दबोचते हैं। महेश पकड़ करके लाया जाता है। अब महेश से पूछताछ होती है कि तिजोरी में जितने भी जेवर थे वो सब तुमने ही चुराए हैं, तुमने ही निकाले हैं। महेश पुलिस वालों को देख करके रोने लगता है। पूजा अपने बेटे को गले से लगाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, ये पुलिस अंकल हैं, इन्हें सच सच बता दो कि तुमने जेवर किसको दिए हैं, कहाँ छुपाए हैं, क्योंकि तुम्हारी दीदी की शादी होने वाली है। 2 दिन बाद दीदी की बारात आएगी। अगर तुम नहीं बताओगे कि जेवर तुमने कहाँ छुपाए हैं, किसको दिए हैं, तो दीदी की तुम्हारे बारात दरवाजे से लौट जाएगी। लेकिन जो महेश रहता है वो बार बार यही कह रहा होता है कि उसने जेवर नहीं चुराए हैं, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो अपने एक दोस्त के घर गया था और उसे कुछ भी नहीं पता कि घर पर क्या हुआ है। अभी अभी उसे पता चल रहा है कि तिजोरी से जेवर गायब हो गया है। अब पुलिस वाले हर तरीके से महेश से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार महेश पुलिस वालों को झुठला रहा होता और कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने जेवर नहीं चुराया है। अब पुलिस जब थक जाती है अपने तरीके से पूछ करके तो उसे भी लगता है कि हो सकता है ये लड़का सही बोल रहा हो। अब वो अपनी जांच को दूसरे एंगल से शुरू करती है। घर के एक एक सदस्य से पूछताछ होती है। पूजा की बेटी महिमा से भी पूछताछ होती है तो महिमा गोल गोल घुमा रही होती है। अब क्या था, पुलिस को महिमा पर शंका होती है। वो महिमा को थाने ले आती है और महिमा से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस वाले कहते हैं कि देखो महिमा, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो ये पूरा इल्ज़ाम तुम्हारे छोटे भाई पर लग रहा है। उसे हम जेल में ले आएंगे और अच्छे से धुलाई करेंगे, फिर वो अपना मुंह खोल देगा, क्योंकि अच्छे अच्छे मुजरिम अपना मुंह खोल देते हैं। तुम्हें तो पता है कि पुलिस के काम करने का तरीका क्या है, इसलिए तुम सच बता दो कि जेवर किसने और क्यों चुराए। पहले तो महिमा थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन जब वो पुलिस वालों को बताना शुरू करती है तो पुलिस वालों की आंखें फटी रह जाती हैं। महिमा कहती है, सर मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मैं अपनी मम्मी के दबाव में शादी कर रही थी। मैं अपनी मम्मी को मना नहीं कर सकती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं अपनी माँ को मना नहीं कर सकती हूँ, ना तो मैं ये शादी ही करना चाहती हूँ, इसलिए मैं करती तो क्या करती। मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। मुझे लगा कि अगर मैं जेवर गायब कर दूंगी तो फिर मेरी शादी नहीं हो पाएगी और बारात दरवाजे से लौट जाएगी, वापस चली जाएगी। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो सख्ते में पड़ जाते हैं। भला एक लड़की जिसकी 2 दिन बाद बारात आने वाली है और वो अपने दूल्हे के साथ मिलन करने वाली है, अब ऐसे में वो लड़की ये चाहती है कि बारात वापस चली जाए और उसकी ये शादी ना हो। पुलिस वाले महिमा से पूछते हैं कि सभी लड़कियां तो अपनी शादी से बहुत खुश होती हैं, क्योंकि जब वो ब्याह करके अपने ससुराल जाएंगी तो हर रात उनका दूल्हा उनके साथ वो सब चीज़ें करेगा जो कि वो चाहती हैं। जैसे ही महिमा ये सुनती है तो कहती है कि सर
मैं ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती कि मैं किसी पुरुष के साथ अपना जीवन बिताऊं, बल्कि मैं तो योगी आदित्यनाथ की तरह एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ, एकांत में रहना चाहती हूँ। बाबा रामदेव मेरे आइडियल हैं, इसलिए मैं उनकी तरह ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं हिमालय जाना चाहती हूँ, कैलाश पर्वत पर रहना चाहती हूँ, एकांत में रहना चाहती हूँ अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि मुझे पुरुषों की कोई ज़रूरत प्रतीत नहीं होती, महसूस नहीं होती। जैसे ही मैं किसी पुरुष को देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हूँ। मेरे अंदर इतना ज़्यादा एग्रेशन भर जाता है, मैं गुस्से से लाल हो जाती हूँ और मैं कभी भी उनकी किसी भी क्षण, किसी भी समय हत्या कर सकती हूँ। इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता है। वो महिमा से कहते हैं कि तुम्हें ये बात अपनी मम्मी को बताना चाहिए था। महिमा कहती है कि सर, ये समाज हमें जीने नहीं देता, ना तो हमारी माँ को जीने देता, क्योंकि समाज को लगता है कि जिस तरीके से हमारी 2 आँख है, 2 कान है, 1 नाक है, सारी चीज़ें 2-2 हैं, ऐसे में वो व्यक्ति भी हमारे जैसा ही होगा, उसे भी पुरुष में इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी। अगर कोई महिला है तो उसे पुरुष चाहिए होगा, महिला है तो उसे पुरुष चाहिए होगा इंटीमेट होने के लिए। इसलिए वो लोग शादी करते हैं और शादी के बंधन में बंधते हैं। लेकिन मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, मुझे ऐसा कोई बंधन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, एक पंछी हूँ, आज़ाद पंछी। जहाँ मन करेगा उड़ूंगी, जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊंगी, जैसे मन करेगा वैसे रहूंगी, आज़ाद जीवन जीऊंगी, कभी पर्वतों में तो कभी झरनों में, कभी पहाड़ों में। अब जब पुलिस वाले भी एक जवान लड़की की ऐसी बात सुनते हैं तो वो भी गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और महिमा की पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि तुम एक बहादुर लड़की हो, तुमने समाज के डर से शादी नहीं की, बल्कि तुमने ऐसे बहरूपीय समाज का डटकर सामना किया, मुकाबला किया और अपनी बात उनके सामने रखी, जो कि तुम पर दबाव बना रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि शादी के लिए दबाव बनाने पर कठोर कार्रवाई होती है और संगीन धाराओं के अंतर्गत माता पिता पर और बाकी उन लोगों पर जो तुम पर शादी के लिए दबाव बना रहे हैं, मुकदमा दर्ज होता है और उस मुकदमे के आधार पर उन्हें सज़ा भी होती है। जब महिमा ये सुनती है तो कहती है, सर मुझे इस बारे में जानकारी थी है, लेकिन मैं कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती थी, इसलिए मैंने जेवर अपनी एक दोस्त को दे दिया और बोला कि जब मेरी बारात वापस लौट जाएगी तब तुम मुझे ये जेवर लौटा देना। मैं अपना एक फ्लैट ले लूँगी कहीं और आराम से, सुकून से मैं वहाँ अकेले एकांत में रहूँगी आजीवन। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो महिमा की माँ पूजा को फ़ोन करते हैं और पूरी बात बता देते हैं। दौड़े भागी पूजा थाने में आती है और फिर वो जब पूरी बात सुनती है तो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम आप दूल्हे के परिवार वालों को फ़ोन कीजिए और शादी के लिए मना कर दीजिए। अब ना चाहते हुए महिमा लड़के वालों को फ़ोन करती हैं, क्योंकि 2 दिन बाद बारात आने वाली थी। इसके बाद बारात महिमा के घर पर नहीं आती है, वापस लौट जाती है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये ब्रह्मचारी वाली कहानी बेहद पसंद आई होगी। बाकी आपका क्या सोचना है योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव के बारे में, क्योंकि महिमा के ऐसे महान पुरुष आइडियल हैं। क्या आपके भी आइडियल योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव? आप लोग कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।